मैं कुमार रणविजय आज फिर विपिन चंद के मुख्य सीरीज में आया हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक है नागरिक और आदिवासी विद्रोह। तो नागरिक और आदिवासी विद्रोह जो हम पढ़ेंगे शायद समझेंगे 1757 से लेकर 1857 के बीच का विद्रोह होगा। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को प्लासी युद्ध में हराने के बाद अंग्रेज़ों का बंगाल पर आधिपत्य हो गया। ठीक है, बक्सर युद्ध के बाद यह और स्पष्ट हो गया, स्पष्ट रूप से अंग्रेज शक्तिशाली हो गए। कालांतर में युद्ध और कूटनीति के माध्यम से अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य भारत में धीरे धीरे शुरू किया। आधिपत्य उसका होने भी लगा, उपनिवेशीकरण की शुरुआत भी, उपनिवेशीकरण भारत का उपनिवेशीकरण धीरे धीरे होने लगा और अनेक प्रशासनिक संस्थाओं का भी जन्म हुआ। भारतीयों को ये सब स्वीकार नहीं, कुछ भारतीयों को ये सब स्वीकार नहीं था। तो वहाँ से हम देखते हैं जन विद्रोह की शुरुआत देखते हैं भारत में। तो नागरिक विद्रोह का जो टॉपिक है आप देखते हैं उसमें उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो नागरिक विद्रोह का नेतृत्व जो वंचित राजा थे, जिनको सत्ताच्युत राजा नवाब, जमीन जो वंचित किए गए जमींदार उसमें शामिल थे और इसको आधार दिया किसान, दस्तकार और इसी राजा की विघटित फौज। तो अगर किसी भी विद्रोह के हम आर्थिक कारण को समझ लेते हैं, तो हम इसको बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मतलब पृष्ठभूमि को हम समझ लेते हैं तो हमें समझना और आसान है। तो क्यों नागरिक और आदिवासी विद्रोह क्यों? तो पहला आर्थिक है भू राजस्व करना। तो पहला पॉइंट है भू राजस्व में आमदनी का प्रमुख साधन था, इसलिए कंपनी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और इस प्रकार भूमि कर और उसके साथ जुड़ी हुई आर्थिक नीतियाँ भारतीय शोषण का प्रमुख माध्यम बनी। दीवानी मिलने के बाद बंगाल में जो है भूमि कर इतनी ऊंची हो गई, विपिन चंद ने खुद उदाहरण दिया है कि मुगल काल के मुकाबले 30 साल के भीतर ही बंगाल में दोगुनी मतलब भू राजस्व हो गया। बंगाल में अराजकता का माहौल छा गया। जमींदारों के लिए कर चुकाना मुश्किल हो रहा था। 1769 से लेकर 1770 के बीच में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। आप इसे सोचिए, अंग्रेज भी स्वीकार करने लगे कि इसी हमारी नीतियों के कारण ही बंगाल में ये स्थिति हुई है। खुद बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में बंगाल की इसी दुर्दशा का चित्रण किया। अब जमींदारों की जमींदारी भी नीलामी होने लगी, नए वर्ग उस जगह आने लगे जो महाजन वर्ग से आ रहा था, नवधनट व्यापारी थे, सरकारी अधिकारी थे। इन जमींदारों के अहम को भी ठेस लग रही थी। स्वाभाविक ही है, जमींदार जिसकी जमींदारी चली गई उसका अंग्रेजों के प्रति भारी संतोष था। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को भूमि का मालिक घोषित करते हुए उनके भू स्वामित्व को पक्का कर दिया। किसानों की स्थिति अब किराएदारों के समकक्ष हो गई। अब किसानों का परंपरागत अधिकार भी भूमि से छिन गया। अंग्रेजों को किसी भी व्यवस्था में किसानों का अत्यधिक शोषण हो रहा था। किसान महाजनों के चंगुल में फंसते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब कोई उपाय नहीं है सिवाय विद्रोह के। किसानों का असंतोष भी अपने चरम पे पहुंच रहा था। उसे लगा कि नहीं, अब हमको विद्रोह करना चाहिए। अब हम आते हैं फिर एक अलग पॉइंट है कि धार्मिक नेताओं और परंपरागत रूप से बौद्धिक तबके ने भी विदेशी शासन के प्रति नफरत भड़काने और विद्रोह उपजाने में सक्रिय भूमिका निभाई। बात दरअसल ये थी कि यह था कि ये जो दरबारी लोग थे, मतलब ये तो दरबार के पैसे पलते थे। अब चूँकि सभी कवि, लेखक, पंडित, मौलवी, संगीतज्ञ सभी दरबार के पैसे पलते थे पहले, लेकिन अब राजा और नवाबों की ऐसी हैसियत नहीं रह गई अंग्रेजों के कारण, जो उन्हें पालता पोसता। ब्रिटिश राज उन्हें क्यों पालता पोसता? इसीलिए ये लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इन्हें लगा हम सब की जो स्थिति अभी खराब हुई है, अत्यंत दयनीय हुई है, इसके पीछे अंग्रेज है, सिर्फ अंग्रेज है। इसलिए इन लोगों ने भी इस विद्रोह में एक सक्रिय भूमिका निभाने का लिखा हुआ, भड़काने का एक सक्रिय भूमिका निभाई।